बच्चों, आज हम कोशिका के संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत गुणसूत्र, यूकैरियोटिक गुणसूत्र, फिर गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के कार्य और कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स जो कि शरीर में कोशिकाओं में जो है केंद्रक उपस्थित होता है। उस केंद्रक में असंख्य जो है एक दूसरे से उलझे हुए धागे के रूप में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, वो संरचनाएं जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय वही संरचनाएं जो वो एक दूसरे से उलझे हुए जो धागे होते हैं, धागे में जो संरचनाएं होती हैं वो आपस में संगठित होकर दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की खोज स्ट्राबर्गर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सन 1875 में किया गया था। ये जो वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा जब केंद्रक का जो है स्टेनिंग किया गया, तो केंद्रक के विशेष प्रकार के स्टेनिंग द्वारा जब स्टेनिंग किया गया तो उसमें बहुत सारे धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दिए। वही संरचनाएं आपस में दृढ़ संरचनाओं के रूप में संगठित होकर गुणसूत्रों का निर्माण किए। उन्हीं को जो है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहा जाता है। इसका जो गुणसूत्र नाम जो है वाल्डर नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया और उसका नाम वाल्डर नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। गुणसूत्र का जो नाम अभी जो पढ़ा है या हम जिसको गुणसूत्र पढ़ रहे हैं, ये नाम वाल्डर नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1888 में दिया गया। इस प्रकार से एक गुणसूत्र का इतिहास हो गया। ये जो गुणसूत्र जो होते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में दृढ़ संरचनाएं होती हैं, जो मात्र जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उस कोशिका विभाजन के समय ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उससे पहले केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में जो है हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक गुणसूत्र जो है मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। अर्थात गुणसूत्र क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से जो यौगिक बना वो यौगिक कहलाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है DNA और प्रोटीन होता है हिस्टोन। ये दोनों आपस में मिलकर एक यौगिक बना जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, और इसी न्यूक्लियोप्रोटीन को आगे चलकर गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य में या समस्त जो जीवों में जो गुणसूत्र होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ गुणसूत्र जो है शरीर की दही कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और कुछ गुणसूत्र जिसमें जो जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स। इस प्रकार से ये जो गुणसूत्र जो है केंद्र के अंदर जो दैहिक कोशिकाओं में ऑटोसोम्स के रूप में और जनन कोशिकाओं में जो है लिंग गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। इस 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और
एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है या एक जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इस प्रकार से समस्त जीवों में ये जो गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार से ही होंगे। दैहिक कोशिकाओं में है वो ऑटोसोम्स और जनन कोशिकाओं में है वो लिंग गुणसूत्र। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इनके द्वारा लिंग गुणसूत्र जो है जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं तो इनके द्वारा लिंगों का निर्धारण किया जाता है, अर्थात आने वाला जो संतति है या जो संतान है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जो ऑटोसोम्स होते हैं, ये ऑटोसोम्स शरीर की जो दैहिक संरचना है, शरीर के अंदर जो शारीरिक जो संरचना है उस संरचनात्मक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। हम देखते हैं कि जो संतान पैदा होते हैं, माता और पिता के जो संतान होते हैं वो संतान उनके माता पिता से गुणों में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। उनके शारीरिक संगठन मिलता है या उनकी फेस का संरचना मिलता है या फिर उनका व्यवहार मिलता है या फिर उनका कोई ना कोई ऐसे गुण जो है बिल्कुल मैच करते हैं, तो वे इनके द्वारा मतलब ये गुणसूत्रों के द्वारा उन्हीं आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं या एकक होते हैं या आनुवांशिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इन्हीं गुणसूत्र के माध्यम से माता पिता से उसके संतान तक पहुंचाया जाता है। हम जानते हैं कि जो संतान में जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स हैं या उसके लक्षण जो है वो मात्र 50% ही हस्तांतरित होते हैं, और जो 50% जो कैरेक्टर्स जो हैं माता पिता के जो उनके माता पिता होंगे मतलब उनके पूर्वज होंगे, उनके लक्षण और कुछ वातावरणिक परिवर्तन या वातावरणिक जो भिन्नता होता है उस वातावरणिक भिन्नता के कारण वो हस्तांतरित होते हैं। तो चूंकि जीवों के जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं वो निम्नवर्गीय जीव हैं। ऐसे जीव जिनको हम सूक्ष्म आंखों से मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम्स होता है, इनमें जो गुणसूत्र होता है वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। और फिर यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, ऐसे जीव या ऐसे कोशिका जिसके चारों ओर स्पष्ट केंद्र की आवरण पाया जाता है वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होंगे उनमें जो क्रोमोसोम्स होता है या फिर जो गुणसूत्र होता है वो कहलाता है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र के बारे में। यूकैरियोटिक गुणसूत्र, यूकैरियोटिक जो सेल या यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होता है उनकी जो संख्या निश्चित होता है। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जितने भी जीव होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होता है मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात इनमें जो गुणसूत्र होगा वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के आपस में मिलने से बने हुए होते हैं। विश्रामावस्था में ये जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक के अंदर, जैसे केंद्रक पिछले आपने कालखंड में केंद्रक की संरचना पढ़ा, केंद्रक के अंदर इस प्रकार से उलझे हुए जो धागे के रूप में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हीं संरचनाओं को क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो है विश्राम अवस्था में उलझे हुए धागे के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे केंद्रक का विभाजन शुरू हो जाता है वैसे वैसे यही उलझे हुए धागाएं जो है आपस में संघनित होकर दृढ़ धागे का रूप ले लेते हैं, जिनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। और यही क्रोमेटिड्स जो है जब विभाजन की अवस्था में मतलब विभाजन काल जब आता है तो वो क्रोमैटिन फाइबर्स आपस में दृढ़ धागे के रूप में परिणित हो जाते हैं, जिनको आगे चलकर क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र
को जो है सबसे पहले वाल्डर नाम के वैज्ञानिक द्वारा, चूंकि इसका नाम दिया गया तो वाल्डर नाम के वैज्ञानिक द्वारा इनको परिभाषित भी किया गया है गुणसूत्रों को, कि जीन्स को वहन करने वाली जीवद्रव्य कारक, मतलब जीन्स को वहन करने वाली ऐसी जीवद्रव्य कारक जो नियमित रूप से जो है उत्तरोत्तर गुणन करने की क्षमता रखता है, आकार की और कार्य की जो है भिन्नता रखता है, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इन्हीं आकार की लक्षणों को या जो शारीरिक जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र का परिमाण या गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का परिमाण। तो जो गुणसूत्र जीवों में पाए जाते हैं वो गुणसूत्रों का आकार निश्चित नहीं होता। किसी गुणसूत्र का जो आकार जो है वो 0.2 म्यू होता है और कुछ का 0.3 म्यू तक होता है। मतलब इनका जो आकार जो होता है वो विभाजन अंतराल के आधार पर बदलता रहता है। हर कोशिका विभाजन के समय जो इनके आकार में जो है लगातार परिवर्तन होता है। सबसे छोटी गुणसूत्र, सबसे छोटा गुणसूत्र का जो आकार होता है वो लगभग 0.25 म्यू के बराबर होता है, और कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा गुणसूत्र, इसका आकार या इसका जो व्यास होता है वो लगभग 30 म्यू के बराबर होता है। तो इस तरीके से गुणसूत्र का आकार जो है लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसमें सबसे छोटी कंडीशन, मतलब सबसे छोटी अवस्था में गुणसूत्र का आकार जो है 0.25 म्यू और सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होगा लगभग 30 म्यू के बराबर होता है। अब अगला देखते हैं गुणसूत्र चक्र। गुणसूत्र चक्र। तो गुणसूत्र जो है विभाजन के जो अंतर अवस्था होता है या विश्राम अवस्था होता है उसमें गुणसूत्र जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, बल्कि उलझे हुए क्रोमैटिन फाइबर्स, मतलब उलझे हुए धागे के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे विभाजन की प्रवस्थाएं चलते हैं, जैसे विभाजन कोशिका विभाजित होता है तो उसके लिए मुख्य रूप से 4 प्रवस्थाएं होती हैं। एक प्रोफेज, फिर दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। तो जो प्रोफेज फर्स्ट, ये प्राथमिक अवस्था होता है। प्रोफेज जो है विभाजन का, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन हो, उस विभाजन का प्रथम प्रावस्था जो कहलाता है प्रोफेज। इस प्रोफेज की अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा उलझे हुए क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मान लो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज की जो प्रावस्था होगा 2 बार होगा, मतलब 2 बार कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन 1 और फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये एक पहला स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में फिर से प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो उस समय ये 2 प्रवस्थाएं, मतलब एक प्रवस्था जो है 2 बार आएगा। 2 बार विभाजन हो रहा है इसलिए 2 बार वो करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोफेज अवस्था जो होता है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो उलझे हुए क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में पाए जाते हैं। मेटाफेज की प्रावस्था जैसी आता है वैसी उलझे हुए धागे जो है दृढ़ होकर गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं और संग्रहित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। और वो गुणसूत्र जो है के जो समान क्रोमैटिड्स होते हैं वो अलग अलग पोल्स की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं, और इसी अवस्था में जो है तारक काय द्वारा या सेंट्रियोल के द्वारा जो है स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण किया जाता है। फिर एनाफेज में जो गुणसूत्र जब 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं तो वो अलग अलग पोल की ओर, ऊपर एक आधा जो है कुछ ऊपरी ध्रुव की ओर और कुछ जो है निचले ध्रुव की ओर जो है गति करना शुरू कर देते हैं। और फिर टीलोफेज में जो एक गुणसूत्र जो है स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका चक्र जो है लगातार 3-4 प्रावस्थाओं से होकर गुजरता रहता है। अब हम देखते हैं गुणसूत्र की सामान्य आकार की
सामान्य आकार की। यदि गुणसूत्र को जो है उसकी रचना को देखें तो गुणसूत्र की जो प्रारूपिक रचना में सबसे पहले हमें दिखाई देता है एक आवरण जिसको कहते हैं पेलिकिल आवरण। दूसरी संरचना जो दिखाई देता है वो दूसरी संरचना कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका मतलब गुणसूत्र के अंदर जो अधात्री भरा हुआ रहता है, मतलब द्रवित पदार्थ या द्रव पदार्थ जो भरा रहता है वो कहलाता है मैट्रिक्स। फिर तीसरा क्रोमेटिड और क्रोमोनीमा। चौथा संरचना होता है सेंट्रोमियर। फिर पांचवी जो संरचना दिखाई देता है क्रोमोमियर। और छठवीं इसमें जो संरचना दिखाई देता है वो है सैटेलाइट। अर्थात एक गुणसूत्र में जो है इतने उपरोक्त जो है 6 संरचनाएं दिखाई देते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट संरचना है वो कहलाता है पेलिकिल आवरण। तो गुणसूत्र के चारों ओर इस प्रकार से आवरण पाया जाता है। इस आवरण को ही कहते हैं पेलिकिल आवरण। इसके चारों ओर जो आवरण है एक कहलाता है पेलिकिल का आवरण। फिर इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन का अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ इस प्रकार का धागे या पाए जाते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इस द्रव को कहते हैं मैट्रिक्स या अधात्री। मैट्रिक्स या अधात्री। इसमें जो ये धागे जो दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं क्रोमोनीमा। फिर जो दृढ़ जो धागे होते हैं जो मोटे होते चले जाते हैं इनको कहते हैं क्रोमोनीमेटा। फिर क्रोमोमियर यहाँ पर होता है सेंट्रोसोम। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर जो वो है ये कहलाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। फिर ये गुणसूत्र का कहलाता है सैटेलाइट। फिर
यहाँ पर ये जो धागे हैं ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। तो इस प्रकार एक गुणसूत्र की स्ट्रक्चर होता है जिसमें उपरोक्त संरचनाएं जो है दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये जो पेलिकल्स के आवरण से घिरे हुए जो उलझे हुए पतले जो धागे हो, जो जिनको क्रोमोनिमिया कहा जाता है, यही दृढ़ धागे होते हुए संघनित होते हुए कोशिका विभाजन के रूप से, कोशिका विभाजन के समय जो है स्पष्ट रूप से गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं या बदल जाते हैं। इसमें जो सेंट्रियोल्स होता है, इस सेंट्रियोल्स के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अर्थात हम देख लें अगला गुणसूत्र के प्रकार। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर ये जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक तो एसेंट्रिक गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता। दूसरा मोनोसेंट्रिक, ऐसे गुणसूत्र जिसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है वो कहलाते हैं मोनोसेंट्रिक। तीसरा डाइसेंट्रिक, ऐसे सेंट्रोमियर जिसमें 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं डाइसेंट्रिक। और तीसरा पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र, तो ऐसे गुणसूत्र जिसमें 2 से अधिक सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से सेंट्रोमियर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ये जो गुणसूत्र हो गए वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। क्या क्या? एसेंट्रिक, ए मतलब एब्सेंट, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर, अर्थात सेंट्रोमियर जो है यदि अनुपस्थित हो तो एसेंट्रिक, 1 सेंट्रोमियर उपस्थित हो तो मोनोसेंट्रिक, 2 सेंट्रोमियर उपस्थित हो तो डाइसेंट्रिक, और 2 से अधिक सेंट्रोमियर यदि उपस्थित है तो ये कहलाते हैं पॉलीसेंट्रिक। तो ये तो हो गया सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। अब हम देख लेते हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सेंट्रोमियर के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एक तो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र, जब गुणसूत्र जो है सेंट्रोमियर के नीचे एक ही ओर स्थित हो तो इस प्रकार के जो गुणसूत्र होता है उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। दूसरा एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, तो ऐसे गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र का एक छोटा सा भाग जो है एक और बीच में सेंट्रोमियर और उसका जो बड़ा हिस्सा जो होता है गुणसूत्र का वो नीचे पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो गुणसूत्र होता है इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। फिर तीसरा सबमेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तो सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर के एक और एक छोटा लोब और एक और जो है एक बड़ा लोब के रूप में पाए जाते हैं। मतलब सेंट्रोमियर बीचों बीच और गुणसूत्र का एक जो लोब होता है वो छोटा होता है और एक लोब जो होता है वो बड़ा होता है। और चौथा मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तो मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर के दोनों ओर बराबर लोब के रूप में
इस प्रकार स्थित होते हैं। तो इस प्रकार सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र जो है फिर से 4 प्रकार के हुए, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर देखा कि गुणसूत्र जो है कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सभी का स्ट्रक्चर भी है, कहाँ कहाँ की स्थिति में किसको क्या कहा जाता है। अब अगला चीज ले लेते हैं गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या, तो सभी जीवों में जो है गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। उनकी दैहिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी जीवों में लगभग निश्चित, मतलब सभी जीवों में जो गुणसूत्र होता है वो पूर्ण रूप से निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, जो 2 प्रकार से होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हम देखें कि जैसे अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है। जैसे कवक के अंतर्गत एक उदाहरण लेते हैं, पेनिसिलियम। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो है 4, मतलब 4 की संख्या में पाया जाता है। इसी प्रकार एलियम सेपा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होता है 16। इस एलियम सेपा को, इसका जो सामान्य नाम होता है प्याज, है ना, इसमें इसकी संख्या कितनी हो गई, 16। इसी प्रकार जो चावल है, चावल में गुणसूत्रों की संख्या होता है 24, मतलब 24 की संख्या में पाए जाते हैं। फिर अगला उसमें देखें, जैसे बंदर में गुणसूत्रों की संख्या होता है 48। और ये जो अमीबा प्रोटियस है, अमीबा प्रोटियस में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होता है, 250। तो इस प्रकार सभी जीवों में जो है गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होता है। मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है 46 या 23 जोड़े। तो कहने का मतलब ये है कि गुणसूत्रों की संख्या जीवों के शरीर की जो दैहिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, और उनकी जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, दोनों मिलाकर जो गुणसूत्र जो उपस्थित होते हैं शरीर में, जीवों के शरीर की मतलब कोशिकाओं के केंद्रकों में, तो उनकी संख्या हमेशा निश्चित होती है। उन्हीं के आधार पर उनके जो पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, महान हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं गुणसूत्रों के कार्य। गुणसूत्रों के कार्य, तो गुणसूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे पहला कार्य होता है कि ये आनुवांशिक इकाइयां होती हैं, मतलब डीएनए से मिलकर बने हुए, और डीएनए को हम कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है डीएनए को, क्योंकि यही एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें उपस्थित बहुत सारे जो जीन्स होते हैं, मतलब एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, या फिर एक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन्स होते हैं, या वो गुणसूत्र जो है जीनों से मिलकर बना हुआ है। वो जीन्स पैतृक कैरेक्टर्स को, माता पिता के कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। फिर गुणसूत्रों में उनकी संख्या में अचानक कोई परिवर्तन कर दिया जाए, या फिर उसकी संरचना में अचानक कोई परिवर्तन कर दिया जाए, तो उससे जीवों में जो है एक उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। और जब भी उत्परिवर्तन होता है तो हमेशा नए लक्षण वाले जीव की उत्पत्ति होती है, अर्थात नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार गुणसूत्र में जो है परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों में जो है अनेक प्रकार के पुराने और नए संकर तैयार किए जाते हैं, और नए नए लक्षण वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। फिर एक कोशिका के जो केंद्रिका का निर्माण भी गुणसूत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। और लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा माता पिता की जो पैतृक कैरेक्टर्स होता है वो उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया गुणसूत्रों के कार्य। अब हम देख लेते हैं कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र। कुछ
विशेष प्रकार के गुणसूत्र, जीवों की कोशिकाओं में सामान्य गुणसूत्र के अलावा कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जिनको हम विशेष प्रकार के गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक गुणसूत्र है लैंप ब्रश गुणसूत्र, लैंप ब्रश गुणसूत्र एक ऐसा गुणसूत्र होता है जिसका आकार जो है सामान्य गुणसूत्र की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका आकार लगभग 1000 म्यू के आकार का होता है, जिसको हम आसानी से सामान्य सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये बड़ी आकृति वाली जो गुणसूत्र है वो कहलाता है लैंप ब्रश गुणसूत्र। इसका नाम लैंप ब्रश गुणसूत्र इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो क्रोमेटिड्स जो हैं वो दो प्रकार के गुणसूत्रों के चारों ओर इस प्रकार से लैंप और ब्रश की नुमा संरचनाएं, अर्थात ऐसे लोब जो हैं ब्रश के समान संरचनाएं बना लेते हैं। ये जो क्रोमेटिड्स जो हैं वो बबल्स या बल्ब के रूप में दोनों ओर फूली हुई आकृति के रूप में संरचनाएं बना लेते हैं, जो ऐसे लगते हैं कि जो लैंप ब्रश होता है उसकी जो संरचना जिस प्रकार की दिखाई देती है वो ऐसे ही दिखाई देते हैं। इस कारण इनका नाम पड़ा हुआ है लैंप ब्रश गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों में जो क्रोमेटिन्स फाइबर्स की जो संख्या होता है वो सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, और यही क्रोमेटिन्स या क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो गुणसूत्र के दोनों ओर लोब के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना जो है ब्रश के समान दिखाई देता है या लैंप के ब्रश के समान दिखाई देता है। इस कारण इनका नाम पड़ा हुआ है लैंप ब्रश गुणसूत्र। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें पाए जाते हैं। फिर दूसरा देख लेते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन गुण सूत्र जो कि कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में कुछ सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त एक और विशेष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें क्रोमेटिन फाइबर्स की जो संख्या होता है या क्रोमोनिमेटस की जो संख्या होता है वो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। मतलब क्रोमोनिमेटा इसकी संख्या सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा इसमें बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी आकृति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये स्पष्ट रूप से सामान्य सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी दिखाई देता है। ये ऐसे क्रोमोसोम्स ऐसे गुणसूत्रों को या ऐसे क्रोमोसोम्स को पॉलीटीन गुणसूत्र कहा गया। इस पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज जो है सबसे पहले बालबियानी नाम के वैज्ञानिक द्वारा सन 1988 में किया गया था, और इस पॉलीटीन गुणसूत्र के खोज जो है बालबियानी नाम के वैज्ञानिक द्वारा बिल्लियों में सबसे पहले देखा गया था। तो बिल्लियों की जो कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक को विशेष अभिरंजन से जब अभिरंजित किया गया तो उनमें सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त कुछ और भी गुणसूत्र जो इनके शरीर में दिखाई दिए। उन्हीं गुणसूत्रों को बाद में आगे चलकर जो है पॉलीटीन गुणसूत्र कहा गया। ये पॉलीटीन गुणसूत्र में जो क्रोमोनिमेटा जो होते हैं इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये आपस में संघनित होते चले जाते हैं और संघनित होकर एक बड़ी संरचना मतलब सामान्य गुणसूत्र की अपेक्षा बड़ा गुणसूत्र के रूप में या बड़ी दृढ़ संरचना के रूप में शरीर की कोशिकाओं में जो है या कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे गुणसूत्रों को नाम दिया गया पॉलीटीन गुणसूत्र। अब हम देख लेते हैं जीवाणुओं के गुणसूत्र। तो जीवाणु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके जो शरीर होता है वो मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ से ही मिलकर बने हुए होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो जो जीवाणु होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होता है वो भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होता है। मतलब उनमें भी जो गुणसूत्र होता है वो इन्हीं संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। एक जीवाणु की कोशिका में जो सामान्य गुणसूत्र होता है जिसमें दो विभाजन की क्षमता पाया जाता है, जिसके कारण एक गुणसूत्र बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स
चूंकि इस गुणसूत्र में जो है विभाजन की क्षमता पाया जाता है, द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है, इस कारण ये जो जीवाणु होते हैं वो आसानी से द्विगुणित होकर संयुग्मन की क्रिया द्वारा या फिर कॉन्जुगेशन की क्रिया द्वारा आसानी से संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित होकर नए जीवाणुओं का जो है उत्पादन करते हैं। इनकी जनन की जो दर होता है वो बहुत अधिक होता है, मतलब तीव्रता से जीवाणु वृद्धि करते हैं, मतलब जनन करते हैं, जनन करके अपने समान नए जीवाणु को पैदा करते हैं। अब अगला देख लेते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये जो जीवों के शरीर में जो है प्लाज्मिड शब्द का जीवों के शरीर की कोशिकाओं में या जो जीवाणु के जो कोशिकाओं में जो है कुछ सामान्य डीएनए के अतिरिक्त सामान्य जो गुणसूत्र के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे डीएनए भी उपस्थित या पाया गया। उस डीएनए में जो है सामान्य डीएनए के समान आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का लक्षण या गुण था। इस कारण ऐसे डीएनए को जो है या ऐसे डीएनए के जो सेगमेंट्स या टुकड़े जो एक पूर्ण डीएनए का कार्य को जो संपन्न कर रहा है, संपादित कर रहा है, ऐसे डीएनए को आगे चलकर नाम दिया गया प्लाज्मिड। तो जीवाणु में जो डीएनए होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के डीएनए होते हैं। एक तो सामान्य डीएनए जो आनुवंशिक एकक तो है ही, अर्थात आनुवंशिक पीढ़ी को आनुवंशिक जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। बैक्टीरियल डीएनए, और इसमें एक विशेष प्रकार के और छोटा सा खंड, मतलब इस डीएनए से एक छोटा सा और पार्ट से खंड के रूप में जो है डीएनए पाए जाते हैं, जिसमें इस सामान्य डीएनए के समान द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है, आनुवंशिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की क्षमता पाया जाता है। तो ऐसे डीएनए को नाम दिया गया प्लाज्मिड डीएनए। तो इस डीएनए में जो है चूंकि रिप्लिकेशन की क्षमता पाया जाता है, द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है, इसलिए आसानी से द्विगुणित हो जाता है। द्विगुणित होकर पैतृक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो वे और इसमें जो स्वतः जनन की क्षमता या स्वद्विगुणन की क्षमता वाला होता है और आनुवंशिक एकक होता है, अर्थात आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के कार्य करते हैं। इस कारण इनको आनुवंशिक एकक का नाम भी दिया गया। तो इस प्रकार से ये अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब जीव शरीर में पाए जाने वाले जो सामान्य गुणसूत्र के अलावा ये प्लाज्मिड भी जीवाणु में जो है आनुवंशिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज कोशिका के संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत गुणसूत्र, फिर गुणसूत्र यूकैरियोटिक गुणसूत्र, फिर गुणसूत्रों के प्रकार, फिर गुणसूत्रों के कार्य, गुणसूत्रों की संख्या और कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।